Hello everyone, you're welcome to your channel Wandering Bee. So, today we are going to do class 7th English, chapter number 7, Autumn, poem by Geoff T. Rinaldi, poem explained by me. ओके सो हम लोग पोएम करने वाले हैं. ये पोएम हम लोग इस पोएम को पढ़ने वाले, समझने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. बहुत ही अच्छी पोएम है, ठीक है. सो इंग्लिश में ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है. सो यस, आपके बुक में भी यही पेज दिया होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Autumn is coming soon. If one believes, the land will be covered with a blanket of leaves, flowers wilting beneath the hazy sky, no longer attracting a beautiful butterfly. इसका मतलब क्या हुआ कि autumn is coming soon, मतलब autumn आ रहा है, ठीक है. I'll also take my laser pointer. So autumn is coming soon, मतलब autumn आ रहा है. If one believes, अगर कोई माने, the land will be covered with a blanket of leaves, मतलब जो हमारा land है ना, ठीक है, वो blanket of leaves, मतलब वो पूरे, समझिए हमारा land है, ये पूरी leaves से cover हो जाएगा. क्योंकि basically ऑटम सीजन में क्या होता है, ऑटम सीजन में जो ट्रीज से जो लीव्स होती हैं वो गिरना स्टार्ट करने लग जाते हैं, ठीक है. तो उसी को हम लोग ऑटम सीजन बोलते हैं, ठीक है. सो फ्लावर्स विल्टिंग बीनीथ द हेजी स्काई, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लावर्स उस सीजन में क्या हो जाता है, फ्लावर्स ना बहुत ही वीक बन जाती है. बीनीथ द हेजी स्काई, जो हेजी स्काई का मतलब पता है क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, हेजी स्काई, विल्टिंग, ये कुछ ना इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए. विल्टिंग का मतलब होता है वीक, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ. सो विल्टिंग का मतलब होता है वीक, ओके. एंड हेजी स्काई का मतलब क्या हुआ, ये देखो, हाँ, तो हमारा विल्टिंग का मतलब होता है वीक. सो वीक फ्लावर्स बीनीथ द हेजी स्काई. हेजी स्काई का मतलब हम हर रोज देखते हैं कि हमारा जो स्काई है वो कितना शाइनी ब्राइट दिखता है, बट हेजी स्काई का मतलब थोड़ा सा डिम टाइप ऑफ स्काई, ठीक है. नो लॉन्गर अट्रैक्टिंग अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. और सीजनों में हम देखते हैं कि बटरफ्लाईज आती हैं लीव्स पे, मतलब फ्लावर्स पे बैठती हैं, ठीक है. बट हम उस टाइम ऑटम के सीजन में तो बटरफ्लाईज को तो देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है. ओके, ऑटम इज ऑन द हॉरिजॉन, आई कैन टेल by the colored leaves that fell. ओके, तो ऑटम आ रहा है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ, by the colored leaves that fell. Colored leaves, while all around the land was green, the change in the season hardly seen. By the colored leaves that fell, मतलब जो colored अलग अलग तरह के leaves होते थे, colored, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ कलर है. दैट फेल. ऑटम के सीजन में जो हमारे ट्री की जो मतलब लीव्स होती है, उनका कलर कैसे हो जाता है, उनका कलर हो जाता है एक टाइप ऑफ येलोइश, ब्राउनिश, है ना, अ टाइप ऑफ पेल येलो, है ना, रेड कलर. सो ठीक है. while all around the land was green, the change in the season hardly seen. मतलब पहले हम लोग देखते कि जो लैंड था वो बिल्कुल ग्रीन रहता था, हरा भरा रहता था, बट अब तो वो बहुत ही कम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है. ऑटम इज ऑन द हॉरिजॉन. अब देखो, मैं ये बार वर्ड रिपीट कर रही हूँ, हॉरिजॉन. तो बेसिकली हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, द लाइन एट विच द स्काई एंड लैंड अपीयर्स टू मीट. मतलब समझ लो कि इन इजी वे ऑटम आ रहा है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ, ठीक है. बर्ड्स नॉट सिंगिंग ऑन द पोर्च ट्रेल, जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ कि ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पोर्च, ये देखो, बर्ड्स नॉट सिंगिंग ऑन द पोर्च रेल. इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे फोटो शो कर रखा है. तो पोर्च रेल का मतलब जो यहाँ पे जो ये वाली जगह होती है ना, एक टाइप ऑफ रेलिंग जिसे हम बोलते हैं. आपके घर में बहुत सारे लोगों के घर में रेलिंग होता है. तो जो बर्ड्स आती थी, सिंग करती थी यहाँ पे बैठ के, बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे जो बैठ के, जो बर्ड्स थी सिंग करती थी, बहुत ही गंदी बर्ड बनाई है बट फिर भी ओके. सो बर्ड्स जो सिंग करती थी, उन्होंने भी, मतलब अब कोई बर्ड तो सिंग ही नहीं करती है, गाती ही नहीं है. सिंसिंग
द कमिंग ऑफ द ऑटम चिल प्रिपेयर टू फ्लॉक ऑन द नियर बाय हिल। क्योंकि अब जैसे कि हमें पता है, देखो हमारे कितने सीजन होते हैं वो भी आपको पता है। ऑटम के बाद कौन सा सीजन आता है? ऑटम के बाद आता है विंटर सीजन, ठीक है। ऑटम के बाद विंटर सीजन आता है। तो इसमें यही बोला गया कि जैसे कि विंटर सीजन आता है तो हम जैसे बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो अपना खाना ना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सॉरी आई मीन लाइक जो अपना खाना स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि बर्ड्स जो है वो अपने, क्योंकि विंटर सीजन में हम मोस्टली एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स को बहुत ही कम ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना पहले से ही प्रिपेयर करना, स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ओके, सो लाइक हाउ they can store the food, the birds are just busy to just store the food, because as they know, birds को और इन birds, animals, insects, इनको पता कैसे चलता है कि हाँ अब विंटर आने वाला है, क्योंकि वो तो इतने समझदार नहीं होते, मतलब समझदार होते पर उनको ये सब थोड़ी पता होता है कि हाँ स्प्रिंग सीजन होता है, फिर उसके बाद ऑटम सीजन होता है, फिर उसके बाद ये सीजन होता है। उनको ना जब ये पता जाने लग जाता है कि हाँ ट्रीज के जो मतलब ट्रीज के जो लीव्स के जो कलर है वो फेड होने लग गए हैं, जो पत्ते हैं जो ट्रीज पे होते हैं वो नीचे गिरने लग गए हैं, एंड ओनली जो हमारे लैंड है जो बिल्कुल हरी भरी ग्रीन रहती थी वो अब उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वो अब बहुत ही वैसे ग्रीन हरा भरा लैंड देखने को बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। और जब मैं आपको ये सब समझा रही थी तो ये सब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैंने आपको फोर्थ समझा दी सेकेंड के बाद, तो मैं थर्ड तो मतलब भूल ही गई थी कि थर्ड स्टैंजा भी है। तो चलो थर्ड स्टैंजा को भी पढ़ते हैं। ऑटम इज ऑन द हॉरिजन, आई कैन टेल orchard trees are fruitless as well, their outstretched boughs as if in the spell, and bears collecting honey in the dell। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमें पता है कि ऑटम सीजन आ रहा है, तो जो ऑर्चर्ड ट्रीज है, अब ऑर्चर्ड ट्रीज का मतलब क्या होता है? वो ट्रीज जिसपे फ्रूट उगते हैं, ठीक है। तो ये ना मतलब कुछ लोगों को डाउट होता है कि ऑर्चर्ड ट्रीज ये किस स्पेसिफिक ट्री का नाम दिया गया, नहीं। ऑर्चर्ड ट्रीज वो होते हैं जिन पे ना फ्रूट ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बना दिया है, ठीक है। ऑर्चर्ड ट्रीज आर फ्रूटलेस एज वेल, और उस सीजन में, ऑटम की सीजन में जो ऑर्चर्ड ट्रीज भी होती है वो भी फ्रूटलेस हो जाती है, ठीक है। Their outstretched paws as if in a spell, and bears collecting honey in the dell। Outstretched paws, ये देखो मैं अपनी सारी एनिमेशन को रेस करके ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि their outstretched paws, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, दैट वुड बी द ग्रेट। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्ट्रेच्ड बॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है द ब्रांचेस, ओके। सो देयर ब्रांचेस एज इफ इन अ स्पेल, मतलब ऐसे लगता था कि जो ब्रांचेस होती थी ना ट्रीज की, उनको किसी ने ना स्टैचू कर दिया, क्योंकि ये जो ट्रीज होती थी इनके पत्ते तो गिर जाया करते थे, ठीक है। तो ये जो इनकी ब्रांचेस होती थी ना बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्टैचू की तरह ही रहती थी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते थे, ठीक है। लीव्स तो उनकी नीचे ही गिरी रहती थी, बट वो जो पेड़ था ना वो बिल्कुल वैसी स्टैचू खड़ा रहता था। और उनकी जो वो स्टेम थे ना, उनके जो ब्रांचेस थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। तो इसमें यही बोला गया है, ठीक है। यस, सो एंड bears collecting honey in the dell। सो डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है एक छोटा सा गड्ढा, या इन इंग्लिश अ स्मॉल वैली, ओके। सो एंड bears collecting honey in the dell, और bears जो होते हैं, ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, वो हनी कलेक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द स्टैंजा 5, ओके।
Yes. Yes. Autumn is on the horizon, I can tell. Seeing woolly caterpillars on the boarded well. Squirrels scurrying across the ground where hickory nuts now abound. ठीक है, तो ऑटम का सीजन आ रहा है, जैसे कि हमें पता है. सीइंग वुली कैटरपिलर्स. वुली कैटरपिलर्स मतलब हम जो कैटरपिलर्स को देखते हैं ना, तो कुछ जो कैटरपिलर्स होती है ना, ये देखो, ये कुछ जो कैटरपिलर्स होती हैं, इनके ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ना वुल है, एक टाइप ऑफ उनके ऊपर ना ऐसे ऐसे टाइप का कुछ होता है. तो ये जो वुली कैटरपिलर्स होती हैं, ठीक है, आर ऑन द बोर्डेड वेल. सो बोर्डेड वेल ना, यहाँ पे आपको लिखा होगा बोर्डेड मतलब जो वेल है वो बोर्डेड है, नहीं, ये बोर्डेड वेल ना एक फ्रेज है. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्डेड वेल. Okay, so boarded well. This is a phrase that means a water या well closed on the top with the planks of wood. ठीक है, तो जैसे कि हम ना well देखते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, पर उसके बाद पिक्चर भी दिखाऊंगी फॉर द बेस्ट क्लैरिफिकेशन. सो यहाँ हम ना कुछ well देखते हैं, है ना, हम कुछ well देखते हैं. well का मतलब क्या होता है, कुआं, है ना, तो हम कुछ well देखते हैं. ठीक है, उन वेलों के ऊपर ना कुछ ऐसे लगता है कुछ एक हिंदी में बोलो तो लकड़ियों का फट्टा ऐसे कुछ पड़ा होता है. ठीक है, सो बोर्डेड वेल का मतलब होता है अ वाटर वेल, मतलब एक कुआं, क्लोज्ड ऑन द टॉप विद द प्लैंक्स ऑफ वुड. जो कुआं होता है वो ना वुड की प्लैंक से ना क्लोज्ड होता है. ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, ये देखो. सो ये देख सकते हैं आप ये पिक्चर. ओके, यस, सो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ओके, सो इस फोटो को कहते हैं हम लोग बोर्डेड वेल. ठीक है, यहाँ पे एक वेल है, जो यहाँ पे कुआं है जो वुड के प्लैंक से कवर्ड है. ओके, सो यस, स्क्वेरल्स स्कैरिंग अक्रॉस द ग्राउंड. जो स्क्वेरल्स है ना, स्क्वारिंग का मतलब क्या होता है, स्क्वारिंग का मतलब वो जल्दी जल्दी ना रन करते हैं. मतलब एक तो होता है आप नॉर्मल वॉक करते हो, एक होता है आप नॉर्मल रनिंग करते हो, और एक होता है जल्दी जल्दी जो भागते हो ना, जैसे कि आप अंदर बैठे होते हो. मैं एक नॉर्मली हाउसली एक एग्जांपल देती हूँ. आप घर में बैठे होते हो, एक कमरे में बैठे होते हो, फिर आपको किसी चीज़ की एक वो आने लग जाती है स्मेल. फिर आप देखते हो कि आपने गैस पे मिल्क रखा था टू बॉयल. ओके, फिर आप देखते हो वो गिरने वाला, वो मतलब उसकी स्मेल आने लगती है, तो फटाफट कैसे भागते हो ना गैस के फ्लेम को बंद करने के लिए. सो लाइक दिस, उसी स्पीड में ही एक टाइप ऑफ, ठीक है, स्क्वेरल स्कैरिंग अक्रॉस द स्क्वेरल स्कैरिंग अक्रॉस द ग्राउंड. Scurrying का मतलब to run fastly where hickory nuts now abound. Hickory nuts का मतलब ये नहीं हुआ कि hickory dickory dog sat on the, मतलब जो भी था पोएम, hickory nuts, वो hickory nuts नहीं बोला गया. hickory nuts एक नट का नाम है. now abound, जहाँ abound का मतलब जहाँ पे उन्हें, abound मतलब they are plenty in number. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि in the jungle there are द एनिमल्स आर अबाउंड, मतलब जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हमें दिखने को मिलते हैं. द फिश आर अबाउंड इन द लेक, मतलब लेक में हमें बहुत सारे फिश देखने को मिलते हैं. सो वे आर हकरी नट्स नाउ अबाउंड. ओके, Then upon an autumn day, colorful leaves began to fade. In the midst of a chilly frost air, a multitude of trees grew steadily bare. तो इसमें बोला गया है फिर से एक ऑटम डे में क्या होता है कि जो लीव्स होती है ना, कलरफुल लीव्स, वो फेड हो जाना स्टार्ट हो जाती है. वो कुछ ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है, वो कुछ ऐसे टाइप ऑफ हो जाने लगती है, स्टार्ट वैसे कलर की बनना. ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है. ओके, in the midst of a chilly frost air. Okay, air. So midst यहाँ पे बोला ना midst, यहाँ पे एक word था, कहाँ गया? Yes. And the midst of a chilly frosty air. What do you mean by frosty air? Frosty, I mean frozen air, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. Okay. As multitude of trees grew steadily bare. मल्टीट्यूड मतलब
many trees grew steadily bare, मतलब लीव्स जो होती हैं ट्रीज में से, ये हमारा पेड़ है समझो, with branches, these are the branches, right? So जो हमारी लीव्स हैं वो क्विकली फॉल हो जाना स्टार्ट कर देती है उस पेड़ में से, और उस टाइम क्या होता है, द ट्रीज steadily grew becoming bare. Okay, so then upon an autumn day the whispering breeze was here to stay. Okay, अब हम फिर से poetic devices में आ गए हैं और मैं अपनी एक poetic devices पे एक वीडियो भी बनाऊंगी. I'll try to upload it soon as I can. Okay, so यहाँ पे poetic device हमें दे रखा है whispering breeze. ठीक है, ब्रीज जो होती है मतलब जो हवाएं होती है वो क्या विस्पर कर सकती है? नहीं. सो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन. वी आर एडिंग ह्यूमन एक्शंस इनटू इट. ओके, सो द विस्परिंग ब्रीज वाज हियर टू स्टे, मूविंग एमलेसली थ्रू द काउंटलेस ट्रीज, स्कैटरिंग लीव्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. मतलब जो हवाएं थी वो अपना मतलब बिना किसी रीजन के अपने खुद मतलब अपने आप से वैसे मूव कर रही थी. एमलेसली दे वर मूविंग एमलेसली. ओके, थ्रू द काउंटलेस ट्रीज, जितनी भी ट्रीज थे, ठीक है, उनको मतलब उनसे गुजरते हुए जो ब्रीज थी वो मूव कर रही थी. स्कैटरिंग लीव्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. ओके, स्कैटरिंग का मतलब होता है मूविंग. सो मूविंग लीव्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज, मतलब वो by the breeze they were moving very easily. Greatest of ease का मतलब होता है they were moving in a very easily. Okay, they were moving very easily by the breeze. Okay, so हमारे second में stanza में लिखा हुआ है, then upon an autumn day the leaves whirled freely in every way until at last they came to rest, finding a haven in which to nest. Okay, so फिर से एक ऑटम डे में the leaves whirled freely, मतलब जो leaves होती है वो आराम से अपना ऐसे ऐसे करके, whirl का मतलब है थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे टाइप का, जैसे साइक्लोन देखते हो ना, साइक्लोन कैसा होता है, कुछ ऐसे गोल गोल टाइप का होता है कुछ. ठीक है, तो वैसी जो leaves भी होते हैं वो कुछ वैसी टाइप की है, वो वैसी टाइप की कुछ मूव करने लग जाती है एवरीवेयर. अंटिल एट लास्ट दे केम टू रेस्ट, जब तक उनकी एक टाइप ऑफ इजी वे में समझा रही हूँ, जब तक उनकी टाइप ऑफ एक डेथ नहीं हो जाती. फाइंडिंग अ हेवन इन विच टू नेस्ट, और वो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपना रेस्ट इन पीस, मतलब हेवन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ. जैसे आप लोग जानते होंगे ना, हेल वर्ड है, आपने एक सुना होगा, और एक सुना होगा आपने हेवन. हेल का मतलब एक राक्षसों के पास, या मतलब सरदर्दी जिसे बोलते हैं ना, उसमें होता है हेल, गो इनटू द हेल. ओके, एंड हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग. मैं आपको हेवन का मतलब भी समझाती हूँ. यस, तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में. फाइंडिंग अ स्वर्ग मतलब वो एक स्वर्ग सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपना आराम से, एक ब्यूटीफुल प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने आराम से लेट के अपने आप को एक टाइप ऑफ अपने आप को रेस्ट इन पीस कर सकते हैं. ओके, सो let's come to the last stanza of this poem. Yes, so then upon an autumn day the trees were dormant and the leaves lay waiting for the winter and snow to fall the quickly obscure them one and all. तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से एक ऑटम डे में द ट्रीज वर डोमेंट, मतलब जो ट्रीज थी ना, जो ट्रीज हम लोग पहले से जब तब से बातें करते हैं, वो ट्रीज तब से वैसी ही खड़ी थी विदाउट एनी मूवमेंट. ओके, एंड द लीव्स ले, और जो लीव्स थी वो उनकी नीचे ही पड़ी हुई थी. वेटिंग फॉर द विंटर स्नो टू फॉल, और वो ना जो लीव्स थी ना वो ना विंटर में स्नो फॉल होती है ना, उनका वेट करते हैं टू क्विकली ऑब्स्क्योर देम वन एंड ऑल. ऑब्स्क्योर का बेसिकली मतलब होता है टू कवर इट. ओके, सो जो विंटर की जो स्नोफॉल्स है वो जो लीव्स हैं उनको कवर कर ले. ठीक है, सो ये जो नेक्स्ट है हमारा
एक टाइप ऑफ ये वोकैबलरी और ये कॉम्प्रिहेंशन, और नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन आंसर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है एंड मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ एक एक वर्ड का मतलब, एक एक चीज़ की मीनिंग, मतलब क्या क्या स्टैंजा का क्या क्या मीनिंग है। ओके, सो हम लोग ये सारा कुछ करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। सो हम लोग एक टाइप ऑफ ये वोकैबलरी और ये कॉम्प्रिहेंशन, और नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर्स भी है। देयर आर क्वेश्चन आंसर्स A to Z। सो हम लोग ये J, तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, विद द बेस्ट आंसर्स। एंड ये पार्ट 2 में वीडियो बनेगी। सो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड पार्ट 2 में जल्दी से डालने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।